देश और हरियाणा में आज समस्या ही समस्याएं हैं। इन 9 दिनों के अंदर मुद्दे ही मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सरकार और विपक्ष को मिलकर के संसद में गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी, उसकी वजह से ज़्यादा लोग मरे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आज अंबाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने दोनों पार्टियों बीजेपी व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ संसद के सत्र को ना चलने देने के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार भी ठहराया। सोच रहे थे और समस्याएं तो आप देख ही रहे, पूरे देश और हरियाणा में आज समस्या ही समस्याएं हैं। संसद का मॉनसून सत्र चलते हुए करीबन आज 9वां दिन है और इन 9 दिनों के अंदर मुद्दे ही मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सरकार और विपक्ष को मिलकर के संसद में गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसान मजदूर वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, 9वां महीना शुरू हो चुका है, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी जिस तरीके से फैली, सरकार ने जैसे आंकड़े छुपाए कि सरकार ने जो आंकड़े दिखाए उसके 1000% ज़्यादा 1000% ज़्यादा वो कोरोना से मौत इस देश के अंदर हुई है। सरकार दिखा रही थी कि 4.5 लाख के आसपास लोग कोरोना की भेंट चढ़े और उसमें भी कोरोना बीमारी से नहीं, सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी, उसकी वजह से ज़्यादा लोग मरे और कह रहे हैं कि करीबन 45 से 50 लाख लोग इसमें मरे। तो चर्चा तो इन मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन अब चर्चा अटक गई है पेगासस के ऊपर, जासूसी के ऊपर मामला सारा हो गया। तो सरकार ये बताए कि भाई ऐसी क्या सरकार जासूसी करवा रही थी, और विपक्ष भी ये बताए कि ऐसा क्या उनका था मामला जिससे वो डरे हुए हैं और वो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। तो दोनों से ही हमारा सवाल है और ये जनता की तरफ से सवाल है, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि भाई सरकार इस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करवा रही। 9 दिन हो गए संसद ठप। विकास के नाम पर भी सरकार को घेरते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि हल्की सी बरसात में सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है। उन्होंने कहा कि ना कहीं विकास दिखाई देता है और ना ही कहीं लोगों में विश्वास सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विधायक का घर ही जब पानी में डूब गया तो आम लोगों का क्या हाल होगा। वहीं उन्होंने अंबाला से विधायक पर भी तंज कसते हुए कहा कि बरसात के पानी में खड़े होकर कहते हैं कि हमसे विकास नहीं हुआ। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, ये भी देखना है। मामला बुनियादी सुविधाओं का और हरियाणा के विकास से अगर जुड़ा माने तो चाहे वो अंबाला हो, चाहे यमुनानगर हो, चाहे गुरुग्राम का कोई इलाका देखें हम, पूरे हरियाणा के अंदर थोड़ी सी बारिश में ही सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है कि ये सरकार जो 7 साल से बनी हुई है उसने कितना विकास और कितना विश्वास लोगों का जीता है। ना तो लोगों का विश्वास रहा और ना कहीं विकास दिखाई दे रहा है। विधायक के गुड़गांव में कल दिखा रहे थे, विधायक के खुद के घर में पानी घुसा हुआ है। अंबाला के विधायक पानी में खड़े होकर के बता रहे हैं कि भाई कोई विकास नहीं है, सब तबाही है। ऐसा ही है ना। और तकरीबन हर जिले के यही हालात हैं। तो कब ये इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी जो ये सरकार कहती थी हमने 100 स्मार्ट सिटी बना दिए, अंबाला का भी कहते थे हमने शामिल करवा दिया, यहाँ पर एक राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, वो एयरपोर्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। हिसार में भी इन्होंने कहा था
वो एक दो नकली सी फ्लाइट चलाई, उसके बाद बंद होगी, अब नाम बदलते घूम रहे हैं। तो ये केवल और केवल सरकार जुमले छोड़ने में लगी हुई है। और इसी तरीके से पिछले घोषणा पत्र में खुद खट्टर साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। कोई ईंट वीट लगी क्या जी कहीं? सरकार पर विकास के कार्य धीमी गति से चलाने के लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि 4 साल से सरकार ओवरब्रिज तक नहीं बना पाई। उन्होंने शहर के शहर खोदने के भी लगाए आरोप। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि या तो सरकार जानबूझकर खोदकर छोड़ देती है ताकि लोगों को लगे कि काम चल रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां तो भ्रष्टाचार करना होता है वहां खरगोश की चाल चलती है, और जहां विकास का काम आता है वहीं कछुए की चाल चलती है। बड़े प्रोजेक्ट हो, छोटे प्रोजेक्ट हो, बुनियादी सुविधाएं हो, उन सब चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। और 4 5 साल हो गए सरकार ने ओवरब्रिज नहीं बना पाई। पूरे शहर के शहर खोदे हुए हैं सब जगह। या तो ये जानबूझ करके खोद देते और खोद के छोड़ देते ताकि वो लोग वहाँ से निकले तो ये देखते रहें कि भाई ओहो ये काम तो हो रहा है। एक एक ओवरब्रिज को बनाने में 4 5 साल हो गए और ये सब जगह का यही आलम है। लोग घूम घूम करके चक्कर काटते हैं, पूरे शहर के शहर जाम रहते हैं। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि कछुए की गति ठीक है, वो चलो आप अपने तरीके, लेकिन इन चीज़ों में मत चलो। जहाँ भ्रष्टाचार करना होता है वहाँ तो आपकी खरगोश की गति है, और जहाँ विकास करना होता है वहाँ कछुए की गति है, और इसीलिए आपकी दुर्गति है जो साफ दिख रही है आने वाले। इसीलिए उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए बंदर वाली सरकार बताया। वहीं उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हमारी और सीएम की दोस्ती है, अधिकारी हमें आपस में लड़ने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती है तो लोगों को बताने की क्या जरूरत आन पड़ी। हम तो यही सरकार से कहेंगे कि भाई ये बंदर कूद वाली सरकार ना बन के रह जाए। बंदर आपने देखा होगा इधर से उधर प्रयास करता है, निकलता कुछ नहीं। ऐसे ही सरकार भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और लोग हर तरीके से दुखी और प्रताड़ित है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देती। और ये कल मैं देख रहा था विज साहब का बयान कि मेरी और मुख्यमंत्री जी की दोस्ती है, और अधिकारी ये ना समझे और वैसा ना करें। तो भाई आपकी दोस्ती हो ना हो, इससे ज़्यादा कोई प्रदेश के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को काम करिए। और दोस्ती है तो आपको बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि हमारी दोस्ती है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मध्यवर्ती चुनाव वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो बहुत पहले ये सरकार गिर जाती। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सरकार अब भी गिर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी मांग की कि वो अपनी मांगों पर जोर रखें और ये कृषि कानून जरूर वापस होंगे। देखिए, ये तो अगर मजबूत विपक्ष होता तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो सरकार गिर चुकी होती। लेकिन इस सरकार में तो वही लोग बैठे हैं जो भाजपा को इस प्रदेश में स्थापित करने वाले लोग हैं। जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही अपने लोग और भेज देंगे। तो वो तो कुछ भी सकता है। राजनीतिक तो हमेशा संभावना लेके आती है, अवसर लेके आती है। बहुत मौके आएंगे, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी सरकार से लड़ने की, उन्होंने तो खुद 6 महीने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव करके खुद जीवनदान दिया इस सरकार को। आप याद करिए, आज से 3-4 महीने पहले किसान संगठनों का, किसान बंधुओं का कितना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि विधायक अपना इस्तीफा दें, रिजाइन करें। जिस दिन से अविश्वास प्रस्ताव आया, ये मांगे खत्म हो गई। तो मैं किसान बंधुओं से भी कहूँगा कि वो भी अपनी जो मांगे हैं उसको पुरजोर तरीके से रखें
ये कृषि काले कानून वापस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष का काम है भ्रमित करने का, इनकी राजनीति से भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। जब उनसे पार्टी के विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है और जो भी साथी हमारी विचारधारा से जुड़ेगा उस साथी को अपने मोर्चे में लेंगे और मोर्चे का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। नहीं, रणनीति अच्छी है। देखिए, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, सिद्धांतों की है, स्वाभिमान की है, और ये सारी बातें जिन जिन साथियों के अंदर हैं, जो संघर्ष करना चाहता है, विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, उन अच्छे साथियों को हम हरियाणा से लेकर के पूरे देश में जोड़ने में लगे हुए हैं। पीछे अभी मैं जयपुर गया, बहुत लोगों के अंदर उत्साह भी था। हमने तो पूरे देश में काम किया है पहले भी, तो लोगों को पता भी है कि भाई कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। हमने तो बहुत लोगों की लड़ाई लड़ी। अभी जो संसद में बैठे हैं 10-12 तो ऐसे MP हैं जो प्योरली हमारी चिट्ठी उस समय अगर हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो बेचारे संसद का मुँह ही नहीं देखते। ऐसे ही बहुत से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं दूसरे स्टेटों में। तो हम देश के अंदर इस मोर्चे का विस्तार करेंगे, मजबूती से अच्छे साथियों को जोड़ेंगे, और एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है अच्छे लोगों को लेकर के। वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा वैक्यूम है इस देश के अंदर। उन्होंने सरकार द्वारा चौक पर पैसे लगाने को गलत बताया और इसमें भ्रष्टाचार होने की बात कही। उन्होंने चौक के बजाय पानी निकासी पर पैसा लगाने की नसीहत सरकार को दी। 2-2, 4-4 ये शहर में चौक बन रहे हैं, 10 लाख रुपए का चौक नहीं बनता। पहली बात, किसने कहा भाई चौक बनवाओ? तुम पाइप क्यों नहीं डलवाते? बड़े बड़े पाइप 10-10 फीट 10-10 मीटर के पाइप डलवाओ जिससे पानी का निकासी हो सके। चौक में 5 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। तो चौक वॉक तो ये सामाजिक संस्थाएं बना लेती हैं अपने आप ही। पहले भी तो बनाती थी, रोटरी बनाती थी, कोई किसी समाज का चौक है वो अपने आप उसको मेंटेन करता था। थोड़ी बहुत सरकारों को की कहीं जरूरत होती थी तो वो तो क्लियरेंस की होती थी। अब ये चौक में थोड़े दिन में वो पत्थर ग्रेनाइट लेकर निकालते हैं, फिर इन्हीं का ही कोई चोर भाई आता है वो उठा के ले जाता है वो ग्रेनाइट। वो जो चारों तरफ ग्रिल और रेलिंग लगाते हैं वो निकाल ले जाते हैं। तो ठगा बग्गी का पूरा इन्होंने जो है एक तंत्र ये बना लिया है, और जिसको हरियाणा के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि अब इनको ये भी समझ में आया है कि ये अगले 15, 20, 30 साल पता नहीं कब दोबारा कभी विधानसभा का मुंह देखेंगे या नहीं देखेंगे, इसलिए लूट मचाने में लगे हुए हैं। जितनी मचा सकते हो लूट वैसी मचा लो। राइट टू रिजेक्ट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टियां रिजेक्ट हैं तो इस मुद्दे पर बात कौन करेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ये मोर्चा बनाया है और हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। 2019 में ही राइट टू रिजेक्ट हो लिया था। ये तो कुछ लोगों ने मिलकर के अगर टिकट नहीं बांटी होती उनके साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के लोगों ने, तो राइट टू रिजेक्ट तो उसी समय बना दिया था लोगों ने। हाँ, अब वो सत्ता में बैठ गए तो उनको पता है रिजेक्शन तो उनका बहुत पहले मामला हो गया, तो अब क्या बात करेंगे। और दूसरे लोग पहले ही रिजेक्टेड हैं, तो रिजेक्टेड की बात कैसे करेगा? ये तो हम बात करेंगे। अभी जब मामला सारा होगा तब ये इस तरह की बातें होंगी जो देश की राजनीति को साफ सुथरा बनाने का जो संकल्प है वो उनका नहीं है। वो तो लूटने में लगे हुए हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से एक ही सूत्र है, बस लूटो लूटो लूटो। लुटेरे तो दोनों तरफ है, कभी कोई लुटेरा हावी हो जाता है, कभी कोई। अब इन लुटेरों के खिलाफ तो मजबूत मोर्चा, तभी तो नाम मोर्चा अपना भारत मोर्चा रखा है ना, कि मोर्चे की जरूरत है।